आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एक तरफ जहां नया साल दस्तक देने को है, वहीं दूसरी तरफ गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं। मतलब 10 मिनट में आपके सामान की होने वाली डिलीवरी में अब काफी समय लग सकता है। इस हड़ताल के पीछे की वजह डिलीवरी के लिए मिलने वाले भुगतान में बढ़ोतरी की मांग है। वर्कर्स ने कहा कि डिलीवरी पेमेंट घटाई गई है और काम के घंटे बढ़ाए गए हैं। ऐसा करने से उनकी आमदनी 50% तक कम हो गई है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी अपने डिलीवरी पार्टनर्स को ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। यह एक आम प्रैक्टिस है जो वे त्यौहार के समय अपनाते हैं, ताकि गिग वर्कर्स यूनियनों की हड़ताल की कॉल के बीच नए साल की शाम को सर्विस में कम से कम रुकावट आए। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने दावा किया है कि बेहतर पेमेंट और बेहतर काम की स्थितियों की मांग को लेकर लाखों मजदूर देशव्यापी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। हाँ, स्ट्राइक चल रहा नेशन वाइड। यहाँ पे नहीं रखे स्ट्राइक, क्योंकि जो भी रेगुलर वर्कर्स है, जिसका भी अब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बोल सकते अपन, तो जो भी वर्क करते हैं डेली बेसिस पे, जो डिपेंड रहते हैं डेली वेजेस पे, तो उनका स्ट्राइक नहीं करे। जो भी है दूसरों स्टोर के यहाँ पे आ गए ना, जो भी लाइक 10 to 15 मेंबर, तो यहाँ पे राइडर्स भी बन गए, जिस वजह से ऑर्डर कम हो गए। तो यहाँ पे स्ट्राइक नहीं रखने की वजह यह है कि जो भी डेली वेजेस पे डिपेंड रहते उनका ऐसा समझ के नहीं रखे समझो स्ट्राइक। नेशन वाइड तो है स्ट्राइक, दूसरी जगह अर्निंग्स, लो अर्निंग प्रॉपर अर्निंग नहीं दे रहा। एफर्ट्स पूरे है लेकिन प्रॉपर अर्निंग नहीं है बोल के नहीं दे रहा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने हर तरह से नस्लवाद की कड़ी निंदा की और इसे इंसानियत के खिलाफ एक गंभीर अपराध बताया जो भारत के संवैधानिक मूल्यों की आत्मा पर हमला करता है। वह त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट एजेल चकमा की हत्या पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिस पर देहरादून में एक नस्लवादी भीड़ ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात की कड़वी याद दिलाती है कि कैसे भेदभाव, सत्ता और सजा से बचने की भावना मिलाकर विनाशकारी नतीजे दे सकते हैं। एक्स पर एक बयान में रामाराव ने नस्लवाद को मानवता के खिलाफ अपराध बताया और चेतावनी दी कि भारत ऐसे जहर को फैलने नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, विविधता में एकता पर बना देश चुनिंदा नफरत के साथ जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय बिना किसी समझौते के होना चाहिए और नस्लवाद के किसी भी रूप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हत्या को एक अकेली घटना मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि जब नफरत को सामान्य मान लिया जाता है और भेदभाव को बर्दाश्त किया जाता है तो क्या होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने बांग्लादेश में एक हिंदू कपड़ा कारखाने के सुरक्षा गार्ड की हत्या की कड़ी निंदा की और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। एक मीडिया से बात करते हुए राव ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश के मयनमन सिंह जिले में एक कारखाने के अंदर एक हिंदू मजदूर की हत्या बेहद चिंताजनक और वहां अल्पसंख्यकों की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में इस तरह की यह तीसरी हत्या है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने सरकार के राजनीतिक चैनलों के माध्यम से इस मामले को उठाने और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बार बार होने वाली घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन लगा के लोगों को भगाने का काम करने की वजह से आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारने का काम शुरू हुआ, कौन जिम्मेदार है? ये अपना पॉलिटिकल कैरियर के वास्ते दोनों मिलके एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे। इसके वजह से लोग परेशान है। इसके ऊपर देश भर के लोग सोचना चाहिए ये कब तक चलेगा और ये हिंदू देश की बात क्यों आ रहा बार बार। मोहन भगत हिंदू देश बोलता है, ये हिंदू देश नहीं होता रे भैया, ये सेकुलर देश है। यहाँ पर देश आजादी के वक्त सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब लड़े देश के वास्ते। आज एक नया स्लोगन लगा के सबके साथ बेईमानी कर रहे, सबका जिंदगियों से खेल रहे। ये जब तक
लोकल बॉडीज में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर तेलंगाना जागृति के फाउंडर के कविता ने कहा कि उनका बिल भारत के राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। राज्य सरकार नगर निगम चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। मैं मांग करती हूं कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार तुरंत एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली ले जाए और हमारा बिल पास करवाए। दूसरा, आपके पास एक और विकल्प है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। एक राज्य सरकार के तौर पर आपको केस फाइल करना चाहिए क्योंकि बिल को भारत के राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। यह तेलंगाना में 52% ओबीसी आबादी से जुड़ा मामला है। मैं मांग करती हूं कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करे। नए साल के जश्न से पहले हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी श्रीनार ने शहर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त नियमों की घोषणा की है। यह निर्देश तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में सीनियर और फील्ड लेवल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किए गए। कमिश्नर ने कहा कि नए साल के इवेंट और पार्टियों को सिर्फ रात 1 बजे तक ही इजाजत होगी। समय सीमा का उल्लंघन करने या साउंड सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तय सीमा के बाद पिछले दरवाजे से शराब बेचने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए शहर में 120 जगहों पर स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें तैयार की गई हैं। ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग शाम 7 बजे से शुरू होगी और जनवरी से पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। बीआरएस डेनमार्क ब्रांच के प्रेसिडेंट अकुला श्याम ने कहा कि हम बीआरएस पार्टी के लीडर और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री केसीआर के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टी के मौजूदगी को मजबूत करने के फैसले का स्वागत करते हैं। बीआरएस डेनमार्क ब्रांच के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम केसीआर को हरीश राव, सविता इंदिरा रेड्डी और तलसानी श्रीनिवास यादव को लेजिस्लेटिव असेंबली में बीआरएस पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर एल रमना और पुचपल्ली श्रीनिवास रेड्डी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बीआरएस पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर और देशपति श्रीनिवास को पार्टी विहिप नियुक्त करने के लिए दिल से बधाई देते हैं। हमें विश्वास है कि पार्टी और लोगों के प्रति बहुत ज्यादा अनुभव और कमिटमेंट वाले लीडर के तौर पर ये सभी असेंबली में बीआरएस की आवाज को और मजबूती से उठाएंगे और तेलंगाना के लोगों के हक के लिए बिना थके लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि ये नियुक्तियां बीआरएस पार्टी को और मजबूत देगी और आने वाले दिनों में लोगों की तरफ से संघर्षों की दिशा तय करेगी। नई जिम्मेदारियां संभालने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने उनके सफल ऑपरेशन के लिए हमारे पूरे सपोर्ट पर भरोसा दिलाया। कर्नाटक बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल फकीर कॉलोनी गया, जहां हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घरों को गिरा दिया गया था। कर्नाटक राज्य विधान परिषद के एलओपी और बीजेपी एमएलसी चलावादी नारायण स्वामी ने आज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तोड़फोड़ किसने की? कांग्रेस सरकार ने की। अब पक्के घर कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। यहाँ रहने वाले 80% लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। पहले इसकी जांच होनी चाहिए। डेमोलिशन कौन किया? कांग्रेस सरकार किया। अभी पक्का घर कौन दे रहा है? वो सरकार दे रहा है। क्यों? डेमोलिशन क्यों किया? या ये गलती आपकी जरूर रहेंगी। ये गलती डेमोलिशन की गलती होगा, नहीं तो पक्का घर देने में गलती हो रहा है। गलती तो सरकार की है, ये मैं पूछने वाला हूँ। इधर अभी तक हम ना इतने खबर मिला है, वो खबर से पता चलता है इधर रहने वाला 80% रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। आज हम इधर पहुंचने तक कौन कौन इधर खड़ा है, ये टानेरी रोड, हेगड़े नगर, तनिचंद्रा, टिप्पू नगर वहां से आके खड़ा कर दिया, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड पूरे वो एड्रेस के है। बोल रहे 25 साल से हम इधर है, 25 साल से इधर रहने वालों को आधार कार्ड भी यही इस पते में रहना चाहिए ना, वो नहीं है। ये सभी सरकार की गलती है। उसके वास्ते हम भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसको इन्वेस्टिगेशन पहले होना चाहिए, होने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद उनका सिटीजनशिप, वो कहाँ से आया, किधर से क्या कर रहा है, उनका काम क्या है, ये टेररिस्ट है नहीं तो ड्रग पेडलर है, सब हम देखना चाहिए ना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। आपको लगता है कि केरल की राजनीति और किसी वेणुगोपाल के प्रेशर में
देश की सियासत अब जब राजनीतिक गठबंधनों के सहारे चल रही है तो नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र में लंबे समय से चली आ रही दोस्ती टूट गई। राजनीतिक गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ने की जगह अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चित बीएमसी चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ महायुति में शामिल घटक दल भी साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी भी कई जगहों पर अपने अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतारे हैं। हालांकि ठाकरे परिवार इस चुनाव के जरिए और करीब आ गया है। बीएमसी चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का परिवार और करीब आ गया है। राज ने उद्धव के आवास मातोश्री में मुलाकात की। दोनों बीएमसी में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मामला थोड़ा उलझा हुआ है। मुंबई और कई अन्य शहरों में एमएनएस और शिवसेना उद्धव गठबंधन में महानगर पालिका चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की एमएनएस और शरद पवार की एनसीपी मिलकर मुंबई नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि राज्य की सियासत में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रही कांग्रेस अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ रही है और उसने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी और शिवसेना ने मुंबई के अलावा ठाणे, जलगांव और नागपुर सहित अहम नगर निगम के चुनाव के लिए समझौता किया है। स्वराज में शायद भाई जगताप और कांग्रेस पार्टी भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 117 पोस्ट है म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट्स के, शिवसेना के 53 और तुलना करेंगे 2017 में तो हमारे पास सिर्फ 27 थे। वहाँ एनसीपी अजीत पवार के पास 37 है और कांग्रेस और उबाटा के बारे में जिक्र न करें तो वो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जब कोई भी अलायंस होता है, सीट शेयरिंग होता है, तो एक रणनीति के साथ एक विजन प्लान, इनके पास कोई विजन प्लान तो है नहीं। तो एक नैया में डूबते हैं, फिर दूसरे नैया में जाते हैं, दूसरे जब नैया में डूबते हैं तो फिर एक छोटे नाव में आते हैं। उनकी नैया तो हमेशा के लिए डूब चुकी है। एआईएडीएमके ने आज चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी जनरल सेक्रेटरी और विपक्ष के नेता पळनिस्वामी की लीडरशिप में अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की एक जरूरी कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब पॉलिटिकल पार्टी अप्रैल में होने वाले 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी तेज कर दी है। इस मीटिंग में चेन्नई के रिप्रेजेंटेटिव समेत पूरे तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और सीनियर पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हुए। इस मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने, चुनाव की तैयारियां का रिव्यू करने और आने वाले चुनावी मुकाबले के लिए स्ट्रेटेजी बनाने पर फोकस किया गया। एआईएडीएमके नेताओं ने चुनाव से जुड़ी जरूरी एक्टिविटी पर चर्चा की, जिसमें बूथ लेवल पर मोबाइलाइजेशन, वोटर आउटरीच और ओवरऑल कैंपेनिंग कोऑर्डिनेशन शामिल है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि चर्चा में चुनाव क्षेत्रों में कैडर एंगेजमेंट का असेसमेंट और रूलिंग डीएमके अलायंस का सामना करने के लिए डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तैयारी पर भी। चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए यह मीटिंग स्ट्रेटजी को एक करने और जमीनी लीडरशिप के बीच पार्टी अनुशासन को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को तमिलनाडु सरकार को वापस भेज दिया, जिससे राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का प्रयास रुक गया। अप्रैल 2022 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक में मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसके तहत कुलपति की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार राज्य सरकार के पास होना था। वर्तमान में यह अधिकार राज्यपाल के पास है, जो विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति भी होते हैं। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अधिनियम में कुलाधिपति के संदर्भ को सरकार के अधिकार से हटाना था। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पहले विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर दिया था, यह कहते हुए कि इन परिवर्तनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और कुलपति नियुक्तियों से संबंधित स्थापित मानदंडों के साथ टकराव हो सकता है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कल तक सीटों का बंटवारा पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। आज और कल जब पूरी तस्वीर सामने आएगी तभी हम बता पाएंगे कि निगम में गठबंधन कहां बना है। कल तक तो जो स्थिति थी वो पूरी तरह क्लियर नहीं थी। आज सब कारपोरेशन का स्क्रूटनी के बाद में अंतिम यादी जब लगेगी तभी इस बारे में कहाँ पे किस जगह किसकी युति हुई और यही हम लोग स्पष्ट करेंगे। अभी आज के तारीख में ये बताना उचित नहीं कि कई जगह युति हो गई, पर कुछ जगह अलग दूसरे में वही पार्टी के लोगों ने उम्मीदवार भी खड़े किए, तो उसकी युति या आघाड़ी कैसे कह सकता है, कैसे कह सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अभी सामने चित्र आएगा आज और कल, तभी हम बता पाएंगे कि कारपोरेशन में कहाँ अलायंस हुआ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।